10th के बाद ये डिसाइड किया है कि उनको पीसीएम लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से पीसीएम लेना है। तो वो पीसीएम में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम का मतलब ही क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीएम का मतलब यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैंने दिखाया 10th पास कर चुके हैं और वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री एंड M फॉर मैथ जिन्होंने लेना है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए जो सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि आप जब भी आते हो मेरे पास आने से पूछते हो कि यहाँ पे क्या होगा मैथ, मतलब जो मैथ ले रहे हैं उनके लिए कैरियर क्या हो सकती है, और जो मैथ नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी कैरियर क्या हो सकती है। दोनों ही बातें जब आप यहाँ पूछते हो तो मैं उसके बारे में यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका आगे का कैरियर क्या होगा, कैरियर की प्लानिंग आपने किस तरह से करनी है और आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब आपको रास्ते तो पता होने चाहिए ना कि आप जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्या आपका रास्ता है, क्या मंजिल है, कहाँ तक आप जा रहे हो। तो वो मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर करूंगा। तो आप देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर दूं और एक एक सब्जेक्ट के बारे में जैसे यहाँ पे मैं बात करूंगा। जब से पीसीएम जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है उनके बारे में मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ ताकि आपको वहां पे क्लियर दिखे, ठीक है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट जैसे आपका फिजिक्स है, आप फिजिक्स सेलेक्ट कर रहे हो, आपके पास वहाँ कॉलम बने हुए हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे कॉलम होता है ना। क्यों यश का आप बता सकते हो, वहाँ पे कॉलम आपने देखा होगा, फॉर्म जब फिल किया होगा आपने कॉलम देखा होगा। तो वहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट्स क्या है, जैसे पहला फिजिक्स है, दूसरा आपके पास सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री भी है सेकेंड वाले में। ऑप्शन तो और भी हैं, लेकिन अभी मैं जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड सब्जेक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे मैथमेटिक्स। तो पीसीएम तो ये मेन सब्जेक्ट है, इसलिए इसको पीसीएम बोला जाता है। बाकी इसके बाद आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश भी है। इंग्लिश आप यहाँ पे देख रहे हो, इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट्स है, तो ये सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके बाद एक ऑप्शनल, चूंकि 5 सब्जेक्ट्स आपको, कम से कम 5 सब्जेक्ट तो आपको सिलेक्ट करने ही है। तो ये 5 सब्जेक्ट में जो 5th सब्जेक्ट्स है वो ऑप्शनल, और फिर उसके बाद एडिशनल आप ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो। एडिशनल में कोई ऐसी कंपलसरी चीज नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इसको कंसिडर करो। बहुत सारे बच्चों को होता है कि नहीं 6 सब्जेक्ट्स भी रखा जाए, जो कि उनके कैरियर के लिए, आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे 6 सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं 5 सब्जेक्ट सफिशिएंट है, 5 सब्जेक्ट्स को ही पढ़ के करना है, तो वो 5 सब्जेक्ट्स लेंगे। तो देखिए 4 सब्जेक्ट्स का तो यहाँ पे क्लियर है, जो फर्स्ट 4 आप ले रहे हो वो तो क्लियर है। वो क्या क्या है, वो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये क्लियर है। इसके बाद जो आपको 5th सब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट करना है, तो देखेंगे 5th सब्जेक्ट्स में से कौन कौन यहाँ पे मैं आपके लिए बना दिया है मैंने। देखो आप यहाँ पे मैंने बनाया ऑप्शनल या एडिशनल का एक कॉलम मैंने बना दिया है, ठीक है। क्या बनाया मैंने, ऑप्शनल या एडिशनल का एक कॉलम मैंने बना दिया है, इसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शनल में आप या तो आप सिलेक्ट कर लो फिजिकल एजुकेशन, 5th सब्जेक्ट्स में आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। तो फिजिकल एजुकेशन भी एक अच्छे सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे स्कोरिंग है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल्स के और जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो 30 और 70 के हैं। जो प्रैक्टिकल है उसमें 30 मार्क्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, और थ्योरी में आपको 70 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स में से इस तरह के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप सोच रहे होगे कि मैं मार्क्स के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो सबका तो अलग अलग होता है, ये भी आपको पता है। फिर देखिए फिजिकल एजुकेशन के बाद आपके पास इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो 5th सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर यहाँ पे साइंस के बच्चे हैं, वो हमारे पास ज्यादातर बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वो मेन सब्जेक्ट्स में जो इकोनॉमिक्स जिनको बनना होता है वो इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी 5th या ज्यादातर बच्चे इसमें 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इसको एज ए 6 सब्जेक्ट, मतलब एडिशनल में इनको लेना पसंद करते हैं। उसी तरह से होम साइंस है, तो होम साइंस भी बच्चे यहाँ पे होटल मैनेजमेंट वगैरह, जैसे जो बच्चे होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट से ज़्यादा लगाव है, तो वो होटल मैनेजमेंट में जाने के लिए
होम साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल इसके बाद, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है ये डिपेंड करता है उस स्कूल पे कि स्कूल के पास उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और उस सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स स्कूल में अवेलेबल हो, लेकिन जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं उस बेसिस पे जो है स्कूल भी बच्चों को वो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स अभी मैंने दिखाए हैं, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए 4th में मैंने आपको फाइन आर्ट्स दिखाया है, आप देख सकते हो नंबरिंग में। यहाँ पे मैंने 4th में आपको फाइन आर्ट्स, देखिए आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में एक खासियत क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो आपके नॉलेज में होना काफी जरूरी है, कि यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाता है, मतलब 70 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ठीक है ना। 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है और इसमें 30 मार्क्स की थ्योरी हो जाती है। तो जो फाइन आर्ट्स लेते हैं उनको ये एक बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे मिलने जा रहा है कि प्रैक्टिकल के 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल में मार्क्स तो ऑलमोस्ट अच्छे खासे लगते ही हैं बच्चों के। जैसे कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप फिजिक्स में नॉर्मली जो है 25 to 30 मार्क्स, क्योंकि 30 मार्क्स का होता है तो 25 में से 25 से 30 मार्क्स के बीच में ज़्यादातर बच्चों को मार्क्स मिलते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे, प्रैक्टिकल में उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी 70 मार्क्स का है, तो कम से कम यहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चे अच्छा खासा मार्क्स प्रैक्टिकल में गेन कर सकते हैं फाइन आर्ट्स के मामले में। उसके बाद आप देख रहे हो 5th सब्जेक्ट हमारा जो है साइकोलॉजी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डिपेंड करेगा स्कूल में ये सब्जेक्ट्स है या नहीं है। जो सब्जेक्ट्स स्कूल में है उसी सब्जेक्ट्स को स्कूल वाले प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों को, बाकी जो सब्जेक्ट्स नहीं है उसमें हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 6 सब्जेक्ट्स जो बायोटेक्नोलॉजी से है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है, इसमें भी आपका कैरियर की जहाँ तक सवाल है उसके लिए भी एक अलग वीडियो सी बनी हुई है। तो कैरियर अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे मैं ये जरूर कहूँगा कि इसके लिए आपको पूरी चीज़ डिटेल से देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितनी भी मोस्टली जो, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो एडिशनल या ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, हर किसी में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट होता ही है कि वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़े। तो उसमें से जितने भी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ उसमें से एक सब्जेक्ट तो आपको सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो ये मेन सब्जेक्ट्स में से, जैसे कि मैंने बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो 3 मेन होता ही है। उसके बाद एक लैंग्वेज जो होता है जो बच्चे ऑप्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो लैंग्वेज हम देते हैं बच्चों को वो इंग्लिश का है, और ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश ही ऑप्ट करते हैं सब्जेक्ट में। तो एक 5th सब्जेक्ट, मतलब 5th भी जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होगी, उसमें से आप यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ तो 5th सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। और 6th जो होता है, जो एडिशनल होता है, वो आपका चॉइस है, मतलब आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, इट्स डिपेंड अप टू यू कि आप लाइक करते हो, नहीं लेना चाहते छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप एडिशनल में वही बात होती है कि आप लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो, ठीक है। तो देखिए जहां तक सवाल है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 8 होते हैं, है ना। तो 8 एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो पीसीएम के बच्चे हैं, पीसीएम में अगर जिन्होंने पीसीएम लिया है तो उनको मैं कंप्यूटर साइंस ज़्यादा मैं बोलूँगा कि वो कंप्यूटर साइंस ज़्यादा लें, क्योंकि देखिए अगर उनका इंटरेस्ट, जो भी बच्चे हैं वो चाहते हैं कि कंप्यूटर लाइन में उनका इंटरेस्ट है, तो वो मैं यही कहूँगा कि वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लें। हालांकि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे अभी दिखाया नहीं है, तो मैं वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देखना चाहोगे तो मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए नीचे में ही मैंने यहाँ पे इस जगह पे कंप्यूटर साइंस को भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हो आप। तो जो भी मैं यही कहूँगा, जो बच्चे चूंकि आने वाले समय में क्या होता है कि अभी तो आप कहते हो कि जी मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, फिजिकल एजुकेशन चाहिए या अदर सब्जेक्ट चाहिए, आप कहते हो,
लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में आप कहते हो जी जब मुझे ना 12th हो जाता है और आप इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, तो तब उसके बाद ज़्यादातर बच्चे कहते हैं जी मुझे उसमें कॉलेज जब ढूंढते हैं तो कॉलेज में उनको स्ट्रीम चाहिए होती है कौन सी, तो कंप्यूटर साइंस। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस, इसलिए मैं यहाँ पे आपको जरूर प्रेफर करूँगा। हाँ, बाकी जो है फिजिकल एजुकेशन जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस लें। तो मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस के लिए प्रेफर करना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है कि देखिए, अब मैं स्पोर्ट्स में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जैसे मैंने फिजिकल एजुकेशन की बात की थी, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन में बीपीटी है ना, मतलब आप स्पोर्ट्स का कोच बनना चाहते हो तो बीपीटी, बीपी8 बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये सब कोर्स ऐसा आता है जिसमें कि आप अपना कैरियर बना सकते हो। किसके लिए? फिजिकल एजुकेशन के लिए। ध्यान देखना, बीपीटी और बीपी8 मतलब आप कोच बन सकते हो, आप गेम से जुड़े रह सकते हो, आप स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट बनाए रख सकते हो। इसलिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप फिजिकल एजुकेशन अगर आप सही मायने में ये कोर्स आने वाले समय में आप अगर ऐसा लेते हो, फिजिकल एजुकेशन लेते हो, तो यहाँ पे ये 2 कोर्स करने का आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन के बाद देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बताया आपको, कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस और बीसीए ये आप किस में करोगे? तो ये आप कंप्यूटर साइंस में करोगे, ठीक है। यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखो लास्ट वाला ऑप्शन मैंने आपको कंप्यूटर साइंस का दिखाया था, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के मामले में यहाँ पे आपको मैं बताऊं, क्योंकि देखो मैं 2 चीज़ों के बारे में हमेशा यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इस पे मैंने 2 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बार बार बोला है आपको। यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, है ना, अगर कंप्यूटर साइंस आपने लिया है तो। और जैसे 12th के बाद, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, बच्चे 12th पास आउट होने के बाद उनको नॉर्मली जो स्ट्रीम चाहिए होती है, जो आजकल स्कोरर जो बच्चे होते हैं, हाई स्कोरर बच्चे होते हैं, उनको वो कहते हैं कि जी मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो वो सीए और सीएस ले सकते हैं। ये मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सीए और सीएस लो, जिससे कि आप अपना कैरियर अगर वहाँ पे आप सही मायने में वहाँ पे चाहते हो कि आपको वो चीज़ मिल जाए, कंप्यूटर साइंस मिल जाए, वहाँ पे एक बहुत बेनिफिट मिलेगी। हालांकि मैं एक बात यहाँ पे और बताना चाहूँगा, हमारा एक स्टूडेंट जो था उसने नहीं लिया, ये भी मैं आपको बता दूं कि उसने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया। आज के डेट में वो कंप्यूटर साइंस से उसने एनआईटी क्लियर किया और आज जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, पीडब्ल्यूसी कंपनी है, उसमें वो एक अच्छे पोस्ट पे है। तो मैं ये यहाँ पे आपको जरूर एक एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस नहीं भी लेते हो तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेते हो, क्योंकि उस बच्चे ने जो फिजिकल एजुकेशन लिया था, तो फिजिकल एजुकेशन में उसे जो मार्क्स आए थे वो 100 आउट ऑफ 100 आए थे, ठीक है। वो एक अच्छा बच्चा था, उसने वहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। लेकिन अब वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का मतलब बेटा ये नहीं हो जाता कि वहाँ पे आप बीपी8 ही करोगे या बीपी8 करोगे या बीपीटी करोगे, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। उसने बाद में क्या किया, बाद में जब स्ट्रीम सेलेक्ट किया, तो स्ट्रीम सेलेक्ट करने में कोई ऐसा इशू नहीं आता, वहाँ पे स्कोर मेन फैक्टर करता है। क्योंकि आप जब जेई क्वालिफाई करते हो, जेई में जो आपका रैंकिंग होती है उस बेसिस पे आपको कंप्यूटर साइंस मिलता है। तो कंप्यूटर साइंस जब आपको दिया जाता है तो आप उसके बाद उसकी थोड़ी सी साइड स्टडी आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्कोर भले ही सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करा देता है, लेकिन वहाँ पे आपको उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है। तो उस बच्चे ने जो एंट्रेंस के बाद जैसे क्वालिफाई किया, तो उसने 1 या 2 महीने कंप्यूटर साइंस की अलग से कोर्स की, उसने पढ़ाई की, उसके बाद वो आराम से कंप्यूटर साइंस में एंट्री कर पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे भी फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो या फिर कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो। अब सवाल आता है बात इकोनॉमिक्स की। तो अगर इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हो
तो अच्छे इकोनॉमिक्स बनना चाहते हो तो वहाँ पे आप, ठीक है, इकोनॉमिक्स ले सकते हो आप, ठीक है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स का कैरियर भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रोफेशन में आपको जाना है, जो भी प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन है, तो ऑप्शन में आपके ये भी जुड़ा हुआ है। हालांकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है वो मैं अलग से भी बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि होम साइंस में, ठीक है, तो होम साइंस में आपको, जैसे मैंने बताया, आप HM कर सकते हो, ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, इसका मतलब वहां पे आप, ठीक है, इसकी डिमांड आज की डेट में, इसकी डिमांड काफ़ी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे बच्चे भी आज की डेट में जो ऐसे बच्चे हैं जिसको इसके बारे में नॉलेज है, वो होम साइंस ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा स्ट्रीम आपके लिए है। लेकिन देखिए, सब्जेक्ट आप कोई भी सेलेक्ट करो, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट पता है क्या होना चाहिए, आपको उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब हम किसी भी छोटे से छोटे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, लेकिन अगर हमारा वहाँ पे इंटरेस्ट उसका मैक्सिमम है, उसमें हाई इंटरेस्ट है, तो आप उस छोटे से जगह पे भी, छोटी सी चीज़ों को भी देख के आप हायर पोस्ट पे हो सकते हो। जैसे संजीव कपूर का नाम आपने सुना है, आज दुनिया जानती है, लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि वो अब खाना बनाने वाला है। अब कौन बोलता है कि वो खाना बनाने वाला है? तो उसको बहुत बड़ी अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड्स भी उसको मिले हुए हैं उस फील्ड में, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप अपने आप को जब सेलेक्ट करें तो आप अपना इंटरेस्ट को भी यहाँ पे हमेशा कहीं उसको हाइड ना करें, अपने इंटरेस्ट को भी हमेशा जगाए रखें। इंटरेस्ट आपकी किस चीज़ में है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो आप, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जिसको आप, ये क्या होता है कि एक तरह का माइंड रीडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि आप किसी के भी मेंटलिटी को रीड कर सकते हो, है ना। तो एक चीज यहाँ पे इसकी डिमांड आज के डेट में मैं बताऊं साइकोलॉजी के लिए, एक जो चीजें हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है कि हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टीचर जो है वो अवेलेबल होते हैं। और गवर्नमेंट का ये नॉर्म्स है कि आप वो एक टीचर अपॉइंट करें एट एनी हाउ, कि आपके पास एटलीस्ट एक टीचर साइकोलॉजी के आपके पास काउंसलिंग के लिए, बच्चों की काउंसलिंग के लिए, बच्चों के नॉट ए कैरियर काउंसलिंग, साइकोलॉजी मतलब कैरियर काउंसलिंग नहीं हो सकता। साइकोलॉजी मतलब होता है कि बच्चों को एक सही डायरेक्शन में गाइडलाइन देने के लिए आपके पास जो एफर्ट्स हो सकती हैं वो साइकोलॉजिस्ट ही देता है, ठीक है। जो उसके बच्चे के ब्रेन को रीड करे, उसके अकॉर्डिंग उसके जो इंटरेस्ट हैं उसके टुवर्ड्स उसको मोटिवेट करे कि वो बच्चा वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाए। नॉट सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, अपने लाइफ स्टाइल को भी, लाइफ स्किल को भी थोड़ा स्मूथ बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिसको ह्यूमन माइंड बिहेवियर पर्सनालिटी क्रिएट करना या ब्रेन को रीड करना, ठीक है, एक कैरियर काउंसलिंग में जाना है, तो बेस्ट ऑप्शन साइकोलॉजी में यहाँ पे मानता हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट्स में से एक है। चलिए अब मैं आगे देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इसमें बायो और टेक्नोलॉजी से मतलब दो बातें आ जाती हैं सामने, पता है क्या? बायो और मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब बायो तो है ही,
और साथ ही साथ बायो के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। बायो के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ना जस्ट माइंस करने का मतलब आप किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हो और ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी हार्ट रीडिंग, उसका ईसीजी है ना, उसका शुगर लेवल, उसका मतलब बहुत सारी चीज, काइंड्स ऑफ थिंग्स, उसकी ब्रीदिंग, पल्स रेट एंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जब आप वहां पे देखते हो तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। और बायो तो बायो है ही, तो बायो और टेक्नोलॉजी दोनों का एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन फिर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के कैरियर में भी यहाँ पे अभी आप अपना लाइफ बना सकते हो। हालांकि इंडिया में इसका स्कोप थोड़ा कम है, लेकिन इंडिया के बाहर बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। इवन मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो लाइक कनाडा वगैरह में इसका स्कोप, यूएस में इसका स्कोप, तो यहाँ पे ऐसे जगहों पे इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग की। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है? जिनका देखिए, जिनको वो ऐसे बच्चे जिनको आर्किटेक्ट में या फिर कुछ प्लानिंग में या ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग करने में कैपेबल है। मतलब उनकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो मतलब हमेशा इस चीज़ का, मैं हमेशा इस चीज़ को फेवर करना चाहूँगा, वहाँ पे हमेशा बोलता भी हूँ कि आपका जो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट में हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे ड्राइंग अच्छी आती है तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आएगी, मैं फाइन आर्ट करके देख सकता हूँ, तो फाइन आर्ट में हो, कोई बात नहीं। आपको लगता है आप साइकोलॉजी, किसी बच्चे के ब्रेन को, किसी आदमी के ब्रेन को पर्टिकुलरली रीड कर सकते हो, उसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है कि देखा और समझ के बता दिया कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप साइकोलॉजी में आओ। और भी बहुत सारे यहाँ पे फील्ड आपके पास अवेलेबल हैं, और कंप्यूटर साइंस के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात आती है, जब इतने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया, तो इसके बाद ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसीजर है कि सब्जेक्ट कौन कौन सा आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, होपफुली कि आपको मेरे सब्जेक्ट जो सिलेक्शन का पार्ट है वो चीज़ आपको क्लियर समझ में आई होगी और इसमें कोई इशू नहीं होगा। आप मुझे मैसेज करके वहाँ पे लिख सकते हो कि सब्जेक्ट में ज़्यादातर बच्चे अब जो सब्जेक्ट कैरियर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये सब ऑप्शन देख के आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारा कैरियर ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखिए, ये देखिए इतनी सारी कैरियर्स ऑप्शन हैं आपके पास, दिख रहा है आपको? जी हाँ, आप इतने सारे कैरियर ऑप्शंस को यहाँ पे देख सकते हो। अब ये कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है, तो आप बाय नेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सा कैरियर ऑप्शन यहाँ पे मैंने टिक कर देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कैरियर मतलब आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कैरियर, आपका कैरियर आगे किस तरह से इसको बूस्टअप करेगा, आगे लेके जाएगा, और इसका क्या आगे आपको कैरियर के लिए क्या बेनिफिट मिलेगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कैरियर ऑप्शंस के हेल्प से जो सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पे इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, इसमें कम से कम मैंने यहाँ पे आपको 13 कैरियर आपको दिखाया। हालांकि कैरियर और भी हैं, लेकिन इसके अलावे भी आपको जो कैरियर्स हैं उसको भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पे छोटी छोटी ऐसी डिग्रियां हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसमें मैं नाम एक एक करके पहले ले लूं। जैसे इंजीनियरिंग का है, ठीक है, मतलब 70 to 75% स्टूडेंट जो है जो पीसीएम ऑप्ट कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं। अब इंजीनियरिंग में कोर्स कौन कौन सा है, तो बीटेक है, ठीक है, तो बी आर्क है, बीटेक है, ये सारी। हालांकि आर्किटेक्चर का एक अलग भी मैंने यहाँ दिखाया। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये दोनों ही कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 4 इयर्स का होता है।
ठीक है। अब आर्किटेक्चर में जो बच्चे जाना चाहते हैं, सेकंड वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो, जो बच्चे आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, ये दोनों ही चीज़ों को क्लियर करने के लिए, दोनों ही इंटरेस्टेड फील्ड में जाने के लिए आपको आईआईटी जेई आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और आईआईटी जेई क्लियर करके ही आप यहाँ पे इसमें जा सकते हो। 4 ईयर्स का कोर्स है और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर ये दोनों ही फील्ड में आप इसी एंट्रेंस एग्जाम के हेल्प से जा सकते हो। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अब देखो, आप जो एविएशन सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो पीसीएम उसके लिए बहुत काम आएगा। इस बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आने वाले समय में जैसे आप बीएससी इन एविएशन भी है, बीएससी इन एविएशन, इवन आर्मी में भी एविएशन का एक अलग ब्रांच है, जहाँ पे कि ऐसा नहीं कि एविएशन सिर्फ एयरफोर्स में होता है, एविएशन आर्मी में भी होता है और आर्मी में भी इसका एक अलग ब्रांच है, वहाँ पे भी जाके आप इसको कर सकते हो। तो एविएशन आज की डेट में एक क्रेज है, जो बहुत सारे बच्चे एविएशन में जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, वो यहाँ पे जा सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि एविएशन को बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी लोग एविएशन का कोर्स करते हैं और उसके बाद अपनी जो इंटरव्यू देके वो उसमें जाते हैं। तो मेरे नॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट से अपना एविएशन कंप्लीट किया, एविएशन की डिप्लोमा। एविएशन जब आप वो करते हैं प्राइवेट से जब किया जाता है तो वो प्राइवेट वाले जो हैं उसको डिप्लोमा का डिग्री देते हैं और डिप्लोमा की डिग्री के बाद फिर वो इस फील्ड में जा सकते हैं अपने इंटरव्यू के साथ, ठीक है। तो एविएशन का क्रेज है, मैं तो यही बार बार कर रहा हूँ, एविएशन का अपना एक क्रेज है। अब बीएससी स्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पे बैचलर इन स्टैटिक्स का एक कोर्स होता है, ठीक है। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स लाइन में इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो बीएससी इन स्टैटिक्स कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे क्रेज होता है। अब ये जो बच्चे स्टैटिक्स करना चाहते हैं बीएससी स्टैटिक्स, तो ये इसमें मैं बता दूं, जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है तो उनको यहाँ पे बड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। जो बीएससी स्टैटिक्स मतलब जिनको बड़ा अच्छा लगता है, चार्ट बनाना अच्छा लगता है, ग्राफ की डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की अच्छी लगती है, जिसे आपने बनाया होगा, बार चार्ट बनाया होगा, वेव चार्ट बनाया होगा, तो जिसका उस तरह के चार्ट में इंटरेस्टेड है वो बीएससी स्टैटिक्स मतलब आने वाले समय में जो इकोनॉमिक्स रखें और बीएससी स्टैटिक्स यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला है डिफेंस। 12th के बाद ज्यादातर बच्चे एनडीए के लिए या फिर देखिए एनडीए के लिए करते हैं 12th के बाद, तो ये तो है ही, सबको पता है एनडीए के बारे में। बहुत सारे बच्चे इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं डिफेंस में अगर जाना चाहते हैं तो। और अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो इसके बाद ये सीडीएस में वो बच्चे जा सकते हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन वो सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफेंस में इंटरेस्टेड बच्चे वो ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब एक चीज में एक बड़ा डिफरेंट सा चैप्टर है, ये देखो, एथिकल हैकिंग, है ना। ये जो एक है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा यहाँ पे, एथिकल हैकिंग। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि तो आप बीटेक करते हैं तो वहां पे ये एक छोटा सा पार्ट सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक मतलब कोई ऐसा
स्पेशल कोर्स नहीं है ये। जी हाँ, मतलब आप ये तो बीटेक करें या सीएस करें तो इस दोनों में ये एक छोटा सा पार्ट होता है। जी हाँ, बीटेक अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, बीटेक में भी बताया जाता है और या सीएस में भी बताया जाता है। एक छोटा सा कोर्स होता है वहाँ पे जो एथिकल हैकिंग के बारे में उस टॉपिक से रिलेटेड बताया जाता है। हालांकि अगर आप स्पेशली या स्पेसिफिक इस कोर्स की बात करें तो वहाँ पे डिप्लोमा कराया जाता है, इसमें एथिकल हैकिंग में डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी आप कहोगे कि बिल्कुल कोई स्पेशल कोर्स है, ऐसा नहीं है। अब आप देखो, बात कर लेते हैं मैं यहाँ पे मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में मतलब जैसे आप बीटेक करते हैं, मैराइन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या मैराइन इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे जो है वो इसमें जा सकते हैं। शिप बिल्डिंग, एरोनॉटिकल साइंस, ये सब चीजें यहाँ पे इनको एक ऑप्शन मिल जाएगा मर्चेंट नेवी के लिए। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे भी। तो अब मैं जैसे बताऊं कंप्यूटर साइंस के बारे में मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे भी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ये ऑप्शन बनता है आपके लिए। एनिमेशन और ग्राफिक्स में भी आप जा सकते हैं। देखिए, एनिमेशन और ग्राफिक्स का आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे प्राइवेट एड्स भी आते हैं, तो 1 या 2 साल का आप डिप्लोमा भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज आती है एस्ट्रोनॉमी का। तो एस्ट्रोनॉमी में भी आप बीटेक कर सकते हैं, है ना। एस्ट्रोनॉमी से भी बीटेक किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो आप। और एस्ट्रोनॉमी के लिए बीटेक प्लस बीएससी, ये दो चीज जिससे आप क्या कर सकते हो, एक आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे, बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनोगे, जिससे कि आप देख के बता दोगे कि भाई कि अगले का भविष्य क्या होगा और फ्यूचर पास्ट सब कुछ ऐसा देख के बता सकते हो। तो ये भी एक डिग्री है जिसके बारे में सबको नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे हर किसी का नाम लिख के यहाँ पे स्पेसिफाई करने की कोशिश की है। आप फॉरेंसिक साइंस में भी, ये भी बीएससी के बाद कोर्स होती है, फॉरेंसिक फील्ड में भी आप बना सकते हो। देखा होगा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं जो कि फिंगरप्रिंट्स या फिर किसी तरह की चीज़ों के फाइंड आउट करने में, वहाँ पे बहुत ही पुराने से पुराने केसेस को सुलझाने में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की काफ़ी रोल होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इसके थ्रू, पीसीएम के थ्रू जा सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपके पास खुला हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलर बनना चाहते हैं, पढ़ने और पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो रिसर्च एंड एकेडमिक साइंस को फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद एक जैसे डिजाइन का है, बस ये लास्ट है। तो ये भी पीसीएम के साथ आप डिजाइनिंग वगैरह का कोर्स आप कर सकते हो। इस सब जितने भी कोर्स आप देख रहे हो, इसके साथ एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। इंटीग्रेटेड कोर्स जिसकी आपको मतलब ये नॉर्मली जो है ये सारा इंटीग्रेटेड कोर्स करा देता है, जिससे कि आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री को भी प्रोवाइड कर दिया जाता है इसके साथ ही। तो मतलब कहने का मतलब 3+2 5 ईयर्स के कोर्स को ये 4 ईयर्स में ये सारी डिग्रियां आपको मिल जाती हैं, अगर डिप्लोमा ना हो तो।
मतलब डिप्लोमा है तो दिक्कत है, डिप्लोमा में आपको डिग्री नहीं मिल सकती, लेकिन यहाँ पे आप ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो भी 4 इयर्स का कोर्स कर रहे हो आप जस्ट लाइक यू आर इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट, राइट। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स को, अपने कैरियर को यहाँ पे जो मैंने बताया है उस हिसाब से पीसीएम में आप सिलेक्ट कर सकते हो और इतने सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं। हालांकि एक एक ऑप्शन को मैं अभी यहाँ बताऊंगा आपके पास कि इंजीनियरिंग में कितने कॉलेजेस हैं, आर्किटेक्ट में कितने कॉलेजेस हैं, इंडिया में क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं और कितनी कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं, स्टैटिक्स से रिलेटेड और क्या ऑप्शन आपके पास खुल सकते हैं, डिफेंस में और क्या ऑप्शन हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल्स में अगली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।